नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम पॉलिटी की क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। कल क्लास नहीं मिल पाई थी, कल मुझे जाना पड़ा था अचानक कहीं। और क्लास 6 में बात करें, अभी तक जो भी चीजें हम कर चुके हैं, भाग 4 का आर्टिकल सॉरी अब भाग 4 का तक देख चुके हैं। और अब हम देखेंगे भाग 5। भाग 5 में अगर जो बात करें, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। भाग 5 में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन झोला भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो भाग 5 की बात करें, ये किस कहां से कहां तक है, तो भाग 5 की बात करें, ये आपके आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 151 से 52 से 151 तक टोटल डिटेल में दिया गया है। ठीक, तो थ्योरी क्लास है आपकी पॉलिटी की, 4 बजे डेली आपको क्लासेस मिल जाती हैं। और मेरी कोशिश यही है कि 15 तारीख तक आपके ये पॉलिटी खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैं स्टैटिक जीके की आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, नहीं होता तो एक आध दिन आगे जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैटिक जीके उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? नीचे बेल का आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना सब्सक्राइब के बगल में। जैसे सब्सक्राइब करो, इससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। और 25 तारीख से याद रखना, आप सबकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए भाग 5 की बात करें, आज हम पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 में किसके बारे में दिया गया, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भाग 5 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया, सॉरी, और प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है। ठीक, और भाग 5 कौन से आर्टिकल तक है, तो अनुच्छेद 51 से 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक में भाग 5 की में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कार्यपालिका के बारे में, हम बात कर लेते हैं। कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भाई। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हाँ, राष्ट्रपति की जो बनने के लिए एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वीटो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, तो एक एक चीज को पढ़ेंगे। जहां से मुझे लगेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको मैं एक दो बार और बोलूंगा और हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की बात करें, ये आर्टिकल 52 से 73 में आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति की बात करें, आपसे क्वेश्चन आएगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, किस पद्धति को, ब्रिटिश। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली कहाँ की देन है, तो ये आएगा, तो आप ब्रिटेन याद रखना, ब्रिटेन। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका का एक राजाध्यक्ष होगा, प्रधान राजाध्यक्ष होगा, जो क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है। अब अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव देखिए फिर से होने वाला है। ठीक, अभी कौन है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, देखते हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति भारत का इस बार। लेकिन हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्या आप उस योग्य हैं, क्या आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। तो अनुच्छेद 58 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में बात करें, ये दिया गया कि राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना, ये तो आप हो, भारत का नागरिक हो, आपकी उम्र 35 वर्ष, अगर जो आपने 35 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, यानी कि जो योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, वो योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना, यानी कि कहीं से सरकारी लाभ का पद धारण करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 4 योग्यताएं अगर जो अंदर आपके अंदर है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। खैर, हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है। इसमें राज्यसभा के लोग, लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा के और विधानसभा, जो आपकी राज्य की जो विधायक होते हैं, वो इसमें जो वोट डालते हैं, वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसमें याद रखना, आपकी पुडुचेरी और दिल्ली, इन दोनों राज्यों में विधानसभा, और पुडुचेरी दिल्ली इसलिए अलग से बताना पड़ा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। तो आपको पता चल गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य और विधायक जो होते हैं, वो भाग लेते हैं इसमें। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य को, ये क्या होता है भाई, अगर जो आप चुनाव, कोई भी छोटा मोटा चुनाव लड़ते हो या बड़ा चुनाव लड़ते हो, तो आप अकेले पर्चा दाखिला, जो पर्चा दाखिला बोलते हो ना, पर्चा दाखिला, तो पर्चा दाखिला के लिए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ठीक है,
एक ही व्यक्ति, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि भारत में कि आप राष्ट्रपति एक बार दो बार बन सकते हो, यहाँ पे एक ही बार कोई जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत। इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करूं, आप इतना याद रखिए कैसे होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। टाइम कम है, ठीक है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ 15 तक खत्म हो जाए, तो करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों, यानी कि अगर जो मान लो चुनाव होता है, कोई विवाद हो गया कि भैया हम इतना वोट पा गए, ये उतना, ये गलती हुई है, कोई कुछ भी हुआ है मतलब, तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय में होता है। उच्चतम न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण कर तिथि से, यानी कि जिस दिन वो राष्ट्रपति बनता है उस दिन से वो 5 वर्ष की आयु अवधि तक पद धारण कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति बनने का कार्यकाल अगर जो आपसे पूछे कितना होता है, तो 5 वर्ष आप याद रखिएगा। ठीक है, और अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी, यानी कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि रामनाथ कोविंद तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ सकता, यानी कि ये खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ की बात करें, शपथ ग्रहण, ये भी क्वेश्चन बनता है कि शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाते हैं। अगर जो मान लो ये उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, उसके सम्मुख राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति को शपथ लेने के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 60 में दिया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया? अनुच्छेद 60 याद रखिएगा। राष्ट्रपति निम्न दशा में 5 वर्ष से पहले पद त्याग कर सकता है। मैंने कार्यकाल के बारे में बात किया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या 5 वर्ष से पहले वो नहीं छोड़ सकता अपनी गद्दी? छोड़ सकता है। कब छोड़ सकता है? या तो त्याग पत्र देके, भैया अपने मर्जी से कि भैया मैं रिजाइन करता हूं, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति। ठीक है, तो त्याग पत्र देके वो पद को त्याग कर सकता है। और ये किसको देगा? त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग द्वारा, यानी कि अगर जो राष्ट्रपति है, किसी को लगता है भाई ये राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देना चाहिए, नहीं बेकार है, तो महाभियोग उसके ऊपर चलाया जाएगा। और महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61, ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? 61 के में दिया गया, आर्टिकल अनुच्छेद 61 में दिया गया। ठीक है, अब महाभियोग होता क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहां से ये क्वेश्चन याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया दिया गया। ठीक है, तो महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, चलिए, संसद में उस सदन में जिसमें, देखो महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है, हम सारे लोग मिलके, ये मान लो 100 लोग हैं लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, 100 लोकसभा में 100 राज्यसभा में, तो इसमें क्या होगा, भाई हमारा राष्ट्रपति है, हम हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहा, या फिर जो भी चीजें हो, राष्ट्रपति वैसे मर्जी से किसी के काम थोड़ी करेगा, अपने मन से करेगा, है वो किसी पार्टी से थोड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, हम उसको बता देंगे भैया हम आपके ऊपर महाभियोग, हमें आपको हटाना है। ठीक, तो हम महाभियोग ला रहे हैं, तो क्या होगा, महाभियोग में एक प्रस्ताव तैयार होगा और उसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, फिर वहां पे उसको पास कराया जाएगा, वहां से पास होगा तो दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद अगर जो वहां पे पास होता तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण मान ली जाती है, और उसके बाद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन या संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए उसको 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। संसद में उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। पहला सदन, दूसरा सदन को, ये लोकसभा या राज्यसभा, यही ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा लोअर, यानी कि निम्न सदन माना जाता है। ठीक है, चलिए, 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने के प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगा। ऐसी जांच में अगर राष्ट्रपति पर लगे आरोप सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से वहां पर भी पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होगी वो पूरी मानी जाएगी। ठीक है, इस पर क्या होगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो, राष्ट्रपति पद रिक्त होती है तो निर्वाचन कालावधि से पहले ही करवा लिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने से पहले ही जो चुनाव हो करवा लिया जाता है। यदि कोई विलंब हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। वेतन भत्ते की बात करें, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। कितना? 5 लाख रुपया होता है, अच्छा खासा है। ठीक है, चलो टीचर वीचर की नौकरी छोड़ो, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो आने वाला। ठीक है, कर मुक्त होता है, यानी कि इसमें कोई टैक्स नहीं होता। यहाँ पे बात करें, राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान संसद द्वारा स्वीकृति और अन्य भत्ते, ठीक है, ये मिलते हैं। निःशुल्क निवास स्थान ये मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य की बात करें, नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है, ये भी, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद जो होती है उसकी नियुक्ति सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो कुछ में प्रधानमंत्री का हाथ होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही तो करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा पिछड़ा व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राजदूत जो अलग अलग देशों में होते हैं उनकी नियुक्ति भी आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा व अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष, भारत के राजदूत की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये सारे आपके भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होता है। वीटो ये वीटो है, ठीक है। वीटो का प्रयोग कब करता है? याद रखना, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है और अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वीटो पावर का यूज करके उसको रख सकता है। यानी कि उसे लगता है कि भाई इसे अभी के लिए सही नहीं है, तो वो वीटो पावर का यूज करके उसको रख सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें कौन? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, ऊपर भी जो भी मैंने बताया उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बार बार पूछा जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत के पहले कार्यवाहक तथा गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? गैर कांग्रेसी, बीबी गिरी, ठीक है। दूसरे चक्र के मतगणना के अनुसार जीतने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? बीबी गिरी, याद रखिएगा, दूसरे चक्र की मतगणना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सबसे कम उम्र के तथा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। सर्वसम्मति क्या होता है भैया? उनके अपोनेंट में कोई खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। सबसे कम उम्र के तथा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें, पहले राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें, ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे अधिक प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी कि मतलब वो राष्ट्रपति रहे, उनके बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। अभी जो आपके राष्ट्रपति हैं वो भी आपके दलित हैं, ठीक है। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन बनेगा, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कौन कौन? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें 1962, वीवी गिरी 1972 और फखरुद्दीन अली अहमद 1975। 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया, ठीक है, याद रखिएगा। 3 आपातकाल लगे थे, मैंने बताया था, एक जेएल नेहरू के कार्यकाल में, 2 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद 1962, वीवी गिरी 1972, फखरुद्दीन अली 1975। विधायी शक्तियां की बात करें कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास? संसद को आहूत करने का व सत्रावसान यानी कि शुरू करने का और सत्रावसान खत्म करने का और लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति के पास होता है। संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति किसका होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, यानी कि कोई भी विधेयक अगर जो आपको पास करते हो, कोई भी जनसंख्या कानून या फिर मतलब कोई भी होता है, एनआरसी, सीए, ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में पास होगा या राज्यसभा में, कहीं पे भी पेश कर लो, ठीक है, कहीं पे भी पेश करो किसी भी सदन में, लेकिन दूसरे सदन में उसे जाना है, यानी कि लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यसभा,
फिर आपका ये कानून तभी बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। ठीक है, चलिए तो अगर जो बात करें संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अनुमोदन के बाद ही वो कानून बनता है। नए राज्य का निर्माण करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, नामों में परिवर्तन करना हो, ये संबंधी विधेयक तथा धन विधेयक अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में दिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। नए सदस्यों का मनोनयन का अधिकार आर्टिकल 331 में दिया गया। ठीक है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को, यानी कि याद रखना लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। इसी प्रकार से राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन जो कहां से आएंगे, जो आंग्ल भारतीय होंगे, इनका मनोनयन कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक, खेल व पर्याप्त अनुभव व दक्षता वाले 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है। याद रखिएगा, ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 79 में दिया गया है, 79 नेक्स्ट बात करें, अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। याद रखिएगा, सैनिक शक्ति, सैन्य बलों की सर्वोच्चतम शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, राजनीतिक शक्ति की बात करें, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को क्षमा करना और उसका जो प्रविलंब करने, उसको जो भी उसको सजा मिले उसको विलंब करने, परिहार व अनुकरण की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की बात करें, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां की बात करें, आर्टिकल 352, ये मैंने पहले भी बताया था, 356, 360, ये 3 आपातकाल होते हैं। ये आपका होता है राष्ट्रीय आपात, ये कब लगता है, किसी युद्ध की स्थिति में, बाहर या कोई बाहरी देश आके अटैक कर दे, तब यहाँ पे राष्ट्रीय आपात होता है। ये 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लगता है। 356 ये राज्यों में लगता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, इसे राष्ट्रपति आपातकाल बोलते हैं। 360 वित्तीय आपात, 3 बार ये भारत में लगा है, ये भाई लगता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं कब लग जाए। 360 वित्तीय आपात होता है, ये भारत में अभी तक किसी नौबत नहीं है कि वित्तीय आपात लगे। खैर, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे चलें, हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति पद की बात करें, ये किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसके अनुसार, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान उच्च सदन का अध्यक्ष होता है। उच्च सदन मतलब क्या होता है, राज्यसभा। उच्च सदन की बात हो जब भी राज्यसभा। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक, राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होनी चाहिए। इसकी जमानत राशि कितनी होती है, 1500 रुपया। ठीक है, और 1/6 मत प्राप्त करना अनिवार्य होता, नहीं तो जो जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाएगी। खैर, हम बात करें योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 66 के अनुसार, किसके 66 के अनुसार लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। लेकिन जो योग्यताएं राज्यसभा के लिए होनी चाहिए वो इसके पास होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता भाई, अनुच्छेद 66A में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। इसके अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यमणि मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें, इसमें राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात इसमें मनोनीत सदस्य 14 भी शामिल होते हैं। देखो यहाँ पे विधानसभा नहीं होता, यहाँ पे विधानसभा भाग नहीं लेती, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जब सभी आ जाता है तो ये 14 कौन होते हैं भाई, 14 वो 14 होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक तो 12 राज्यसभा में, एक तो 2 आपके लोकसभा में, तो वो भी इसमें भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपनी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, तो लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, उस समय राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। यानी कि अगर जो राज्यसभा लोकसभा चाहे तो उसको हटा सकता है उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा होगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। और भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक। शपथ ग्रहण की बात करें, अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होगा वो किसके समक्ष शपथ लेगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ प्रक्रिया पूरी करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कोई व्यक्ति उसकी जो शपथ की प्रक्रिया है वो करवा सकता है, उसकी जो शपथ की प्रक्रिया है वो करवा सकता है, ठीक है। चलिए, वेतन तथा भत्ते की बात करें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, और उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 4 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया होता है। इसके अतिरिक्त इसको और भी जो वेतन होते हैं और भत्ते इसको दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, ये तो आपको पता ही है। राज्यसभा में अनुशासन कायम रखता है तथा राज्यसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है। राज्यसभा की जब भी आप कार्रवाई देखते होंगे तो जो मेन सीट पे होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति बैठा होता है। अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उपसभापति निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकता। निर्णायक मतदान क्या होता है भैया? अगर जो मान लो 100 लोग हैं टोटल सदन में हैं, और अपोनेंट में 50 वोट पड़ा, इसमें 50 वोट पड़ा, तो ये होता कि भाई आप निर्णायक मत दे दीजिए, आप जो बैठे हैं उपराष्ट्रपति उपसभापति, तो ये निर्णायक मत नहीं कर सकता। यानी कि 51वां वोट, यानी कि जिस तरफ भी ये वोट डालेगा वो हो जाएगा, जीत जाएगा, तो ये निर्णायक मत नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई कार्यवाहक पद संविधान में नहीं दिया गया, रखिएगा। इस समय उसे राष्ट्रपति के समस्त अधिकार तथा उसके वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। इस समय इसे महाभियोग का प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है, यानी कि सारे कार्य जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह आ जाएगा, और सारी चीजें जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलने लगेंगी, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है आपका, भारत का राष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब आइए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपतियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जंती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत तथा मोहम्मद हामिद अंसारी 2 राष्ट्रपति के रूप में जो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए, ठीक है। यानी कि ये देखो बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने फिर प्रमोट होकर राष्ट्रपति, प्रमोट नहीं मतलब चुनाव द्वारा उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जंती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत ये और मोहम्मद हामिद अंसारी ये कभी राष्ट्रपति नहीं बने, ये उपराष्ट्रपति ही रह गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध सर्वसम्मति से, यानी कि इनके अपोनेंट में कोई खड़ा नहीं हुआ, ये ऐसे ही जीत गए। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, के कृष्णकांत भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मौत हो गई थी, के कृष्णकांत, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हम कल करेंगे, और इसी प्रकार से ये क्लासेस चलती रहेंगी पॉलिटी की। हमारी कोशिश यही होगी 15 तक खत्म हो जाए, 15 तक खत्म हो जाता तो आपकी पॉलिटी जो स्टैटिक जी के हम स्टार्ट कर देंगे। टाइम कम है बाबू, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ये थ्योरी क्लासेस हम ऐसे ही चला रहे हैं जिससे आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाए। लास्ट में 25 तारीख के बाद जब रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम इसके MCQ भी कराएंगे, ठीक है। अलग अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, अलग अलग MCQ क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 25 तारीख से वो रिवीजन बैच में होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।